Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को ये पता है कि मशहूर सिंगर जिनके गाने के स्टाइल, जिनकी आवाज़ बिल्कुल जुदा है, उषा उत्थुप जी, मशहूर सिंगर, गुलकारा, एक से एक सुपरहिट उन्होंने गाने गाए, हरि ओम हरि, और हम सभी ने उनके गाने को बहुत गुनगुनाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जो फादर हैं वो कौन थे? उनके फादर को एक वक्त में मुंबई पुलिस में शेरलॉक होम्स कहा जाता था, क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका था, जो शैली थी, वो बिल्कुल अलग थी। और यही वजह है कि उनकी इस हुनर को देखते हुए उस वक्त के सीनियर अफसरों ने उनके पिता को क्राइम ब्रांच में सीआईडी का काम सौंपा और कहा कि आप इसी तरीके से केस इन्वेस्टिगेट कीजिए। और उनके नाम पर मुंबई में एक से एक केस को सुलझाने का सेहरा है। चाहे वो बॉम्बे सेंट्रल बैंक रॉबरी हो, लॉयड बैंक रॉबरी हो, कुलदीप मर्डर केस हो, बॉम्बे हाउस रैबरी केस हो, और एक वो केस जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वैद्यनाथ सामी, यही रिटायर हुए थे वो, डीसीपी, आखिरी उनका डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पोस्ट से, मुंबई पुलिस से। वैद्यनाथ सामी, उषा उत्थुप जी के पिता का ये नाम है, जो कि एक पुलिस अफसर थे। और चूंकि मुंबई में पोस्टिंग थी, इसीलिए उषा उत्थुप भी मुंबई से ही पली बढ़ी, और फिर उन्होंने पहले बार में गाने गाए, होटलों में गाने गाए, और फिर उन्हें म्यूज़िक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिला था। लेकिन उनके फादर, उनके पिता वैद्यनाथ सामी एक मशहूर पुलिस अफसर, और उस वक्त उनका जलवा हुआ करता था। कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा और उलझा हुआ केस आता, पेचीदा केस आता, तो सीधे क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता और कहा जाता कि वैद्यनाथ सामी को यह केस सौंप दो, पक्का सुलझा देंगे। आज की कहानी ऐसी एक कहानी है। ये कहानी एक लोकल पुलिस स्टेशन की है, जिसके ज्यूरिसडिक्शन में यह क्राइम हुआ। लेकिन इतना बड़ा क्राइम था ये, एक ऐसा कत्ल 4 लोगों का एक ही फैमिली में, और वो ऐसी शख्सियत, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कि इलाके में तनाव आ गया। पुलिस को उस वक्त कर्फ्यू लगाना पड़ा था, और उस इंस्पेक्टर के, उस थाने के, जिस थाने के तहत ये क्राइम हुआ, उसके हाथ पैर फूल गए। और उसने अपने सीनियर अफसरों से सिफारिश लगाई और कहा कि इस केस में वैद्यनाथ सामी जी को आप शामिल कर दीजिए, तभी केस सुलझेगा। और फिर वैद्यनाथ सामी अपनी टीम के साथ इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। बात 1967 की है। तब आज का मुंबई बॉम्बे हुआ करता था। इसी बॉम्बे में एक परिवार रहा करता था, एक बिजनेसमैन की फैमिली, जो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे, और उनका अच्छा खासा दबदबा था मुंबई में। और ये गाम देवी इलाका है बॉम्बे में, उस वक्त बॉम्बे ही कहूँगा, उस वक्त का था, तो वहीं रहा करते थे। नाम था मोहम्मद सिद्दीकी चूनावाला। इनका अपना कारोबार था, और उस कार के अलावा इनकी एक कंपनी थी, MS कार मार्ट। तो मिस्टर सिद्दीकी चूनावाला, अच्छी फैमिली, रईस फैमिली, और ये इसी गांव देवी इलाके में रहा करते थे। 23 अक्टूबर 1967 की बात है। रोज़ाना सुबह दूध वाला इनके घर पर दूध की बोतल लेकर जाया करता था। पहले दूध शीशे की बोतल में आया करता था, मुझे याद है, अब तो बंद हो गया शायद। तो खैर, वो दूध वाला सुबह सुबह बहुत बरसों से देता आया था, उसका रूटीन यही था, और बाकी घरों में भी देता था। और ये पॉश एरिया था जहाँ वो रहते थे। जिस जगह पे ये रहते थे उसका नाम था टेम्पल व्यू बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग में इनका घर। तो सुबह सुबह दूध वाला पहुँचता है। 23 अक्टूबर 1967 की सुबह घंटी बजाता है। अमूमन 1 घंटे के बाद घर का दरवाज़ा खुल जाता और वो दूध देकर चला जाता। लेकिन उस दिन कई बार उसने घंटी बजाई, डोरबेल बजाई, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। अब चूँकि उसका सुबह सुबह का वक्त, बाकी घरों में भी दूध देना, तो उस दूध को वहीं पड़ोस में एक शख्स को देकर चला जाता है कि आप जब साहब लोग दरवाज़ा खोले तो आप इनको दे देना। और दूध वाला निकल गया दूसरे घरों में दूध देने के लिए। अब इसके बाद थोड़ी देर के बाद उस बिल्डिंग का चौकीदार वहाँ आता है, और चौकीदार जब आता है तो देखता है कि इस घर का, यानी चूना वाला के घर का रसोईया
घर के बाहर एक कॉमन रास्ता था, वहाँ पर सो रहा है। चौकीदार आता है उससे ऐसे ही गप्पे मारने, लेकिन जैसे ही वो आता है वो उसका रसोईया उड़ जाता है चूना वाला का। अचानक उसकी नज़र पड़ती है कि बिल्डिंग की एक विंडो से कुछ धुआं बाहर निकल रहा है। वो परेशान हो जाता है, फ़ौरन चौकीदार को लेकर चलता है कि ये धुआं है, कहीं आग तो नहीं लगी। अब वो धुआं उसी विंडो से आ रहा था जिस विंडो में के अंदर चूना वाला का घर था। अब ये दोनों जाते हैं। इत्तेफाक से दरवाज़ा इस तरीके से बंद था कि वो पूरी तरह से बंद भी नहीं था। दूध वाला घंटी बजाकर चला गया, उसने दरवाजे को धक्का नहीं दिया वरना खुल जाता। अब ये दोनों गए, धुआं देखा तो परेशान बदहवास इन्होंने दरवाजे पे हाथ मारा तो दरवाज़ा खुल गया। दोनों जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, सामने लेफ्ट के साइड में एक किचन था। उन्होंने देखा कि किचन की तरफ से धुआं उठ रहा है। अब चूँकि खानसामा जो रसोईया था उसी घर में काम करता था, इसलिए बेधड़क वो चौकीदार के साथ किचन की तरफ भागा। वहाँ जाकर देखता है कि कुछ धुआं उठ रहा है और वहाँ बहुत सारे कपड़े और न्यूज़पेपर रखे हुए हैं पुराने। तो उसने ध्यान से देखा तो देखा कि किचन का जो गैस सिलेंडर है वो लूज़ है। अब किसी ने लूज़ किया, उसने उसको टाइट किया वापस। अब वो वापस अंदर आता है अपने साहब लोगों को आवाज़ देते हुए, लेकिन जैसे ही अंदर आकर पहले कमरे में वो कदम रखता है, वहाँ से भी धुआं उठ रहा था और फिर उसकी चीखें निकल जाती हैं। चीखें सुनते ही पास में खड़ा चौकीदार देखता है झांक कर, उसकी भी चीखें निकल आती हैं। दोनों बदहवास बाहर भागते हैं और बाहर आने के बाद फ़ौरन गाम देवी पुलिस स्टेशन को फ़ोन करते हैं। असल में उन दोनों ने जो देखा वो बहुत ही विभत्स था। घर के अंदर 4 लाशें पड़ी थी और हर लाश के ऊपर कुछ कपड़े, कुछ न्यूज़पेपर। और इसकी नज़र इसलिए पड़ी क्योंकि जब किचन में इसने पहले गैस को बंद किया तो वहाँ पे भी कुछ पेपर और कपड़े थे। तो उसने कुछ पानी डाल के वहाँ पे आग बुझाने की कोशिश की। जब आग बुझने लगा, धुआं कम हुआ, तो एक पेपर और कपड़े के नीचे से उसको एक हाथ दिखाई दिया। तो पहले उसे कुछ समझ में नहीं आया क्या है, तब तक वो चीखता हुआ कमरे के अंदर गया, बाकी की लाशें दिख गई। तो खैर अब गाम देवी पुलिस स्टेशन को कॉल किया गया। थोड़ी ही देर के बाद अब पुलिस की टीम वहाँ पहुँच गई। उस वक्त गाम देवी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे सब इंस्पेक्टर शिवाजी देशमुख। शिवाजी देशमुख का भी अपना एक रुतबा हुआ करता था। शिवाजी देशमुख मौके पर पहुंचते हैं, छानबीन करते हैं। इसके बाद पता चलता है कि जो 4 लाशें मिली थीं वो 4 लाशें एक चूना वाला की थीं, उनकी बीवी रोशन की थी, उनके 4 साल के पोते साजिद खान की थी और एक घर में काम करने वाली मेड एनी फर्नांडिस। इन 4 लोगों की लाशें थीं। लाश को देखने से साफ था कि इन चारों के ऊपर तेज़धार हथियार से हमला किया गया है और इन 4 लाशों को जलाने की कोशिश की गई थी। कुछ पुराने अखबार और घर के ही कपड़े उठाकर उस पर आग लगाकर। हालांकि उससे धुआं निकला, लेकिन आग ने शायद जोर पकड़ा नहीं, तो वो लाश जली नहीं और धुआं पहले ही दिख गया था। अब 4 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थोड़ी ही देर में खबर ये आग की तरह पूरे गाम देवी में फैल गई कि चूना वाला फैमिली के घर से 4 लाशें निकली हैं और चूना वाला का कत्ल हो गया। उस वक्त वो एक बड़े बिजनेसमैन, शहर में नाम, अगले दिन के अखबारों में हेडलाइन, चूना वाला फैमिली मर्डर केस। 4 लोगों का कत्ल एक ही घर में, एक ही घर की छत के नीचे। चूँकि इस तरह के क्राइम बड़े कम हुआ करते थे, 60s की बात है, तो लोगों में बड़ा गुस्सा भी आया। गाम देवी के आसपास और जितने चूना वाला के जानने वाले थे, कातिल को पकड़ने के लिए वो पुलिस के खिलाफ ही उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस टीम पर पथराव हुआ, उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए। मजबूरन पुलिस को उस इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन कोई क्लू, कोई सिरा मिल नहीं रहा है। तब लास्ट में जो सब इंस्पेक्टर देशमुख थे, उन्हें लगा कि ये ज़्यादा दिन तक इस केस को आगे यूं ही तफ्तीश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों का गुस्सा है, बड़े बिजनेसमैन का कत्ल है, वो भी एक नहीं 4-4। तो इसके लिए कुछ तेज़ तरार दिमाग पुलिस अफसर चाहिए जो इस केस को सुलझा सके। तो आखिर में एसआई देशमुख ने अपने सीनियर अफसरों से एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि ये मामला बड़ा है, तो अगर आप उस वक्त जो वैद्यनाथ सामी थे, डीसीपी प्रमोट हो चुके थे और क्राइम ब्रांच में तैनात थे, उनके अंदर में बाकायदा एक पूरी टीम थी और क्राइम ब्रांच बड़े केसेस या अनसुलझे केसेस जिसमें थोड़ी मुश्किल है, पेचीदा मामला है,
उसको सुलझाने का काम किया करती थी। तो एसआई देशमुख की सिफारिश पर सीनियर अफसरों ने फिर कहा कि वैद्यनाथ सामी साहब आप इस केस को भी देख लीजिए। तब तक मुंबई में उनका जलवा था, शेरलॉक होम्स के नाम से लोग उनको पुकारा करते थे। उनके पीछे केसेस की एक लंबी लिस्ट थी जिन्हें उन्होंने सिर्फ अपनी बारीक और छोटे छोटे सबूतों को पकड़कर तेज़ तर्रार दिमाग की वजह से सुलझाया था। एक बैंक रॉबरी ऐसी हुई थी जिसमें सारे पुलिस वालों ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने सिर्फ एक स्कूल जाती हुई बच्ची ने एक टिप दिया था कि उसने एक कार देखी थी उस बैंक से दूर एक पार्किंग के जगह पर, और उस कार से उस बैंक रॉबरी को सुलझा दिया था जो सुलझ नहीं रहा था। तो खासियत ये थी वैद्यनाथ सामी की कि वो एक प्योर पुलिस वाले थे जो ग्राउंड नेटवर्क पे बिलीव किया करते थे, और उनका ये भी मानना था कि तब तक किसी को गिरफ्तार न करो जब तक कि उसके खिलाफ ऐसे सबूत ना हो कि अदालत से वो छूट जाए। तो यूं ही अपने ड्यूटी के बाद यूं ही घूमते रहते, किसी चाय वाले के पास बैठ जाते, किसी दुकान में, कहीं यहीं राहगीर बनकर भिखारियों के साथ, और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकालते थे। ये उनके काम करने का तरीका था। तो इसी महारत को देखते हुए अब सीनियर अफसरों ने वैद्यनाथ सामी को इस केस पर लगा दिया। अब वो और उनकी टीम इस केस की जांच करती है, एक तरह से मदद करती है गांव पुलिस की। तब ये टीम पहुंचती है, सबसे पहले घर का मुआयना करती है कि घर में क्या क्या था, वहाँ पे कुछ सारी चीज़ें। तो वो फिंगरप्रिंट्स उठाते हैं। फिंगरप्रिंट्स पहले ही टीम उठा चुकी थी। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आई, उसके बाद मैच किया गया तो पता चला कि घर के फ्रिज पे, दरवाजे पे और बाकी जगहों पर, इवन किचन में भी जितने भी फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए हैं वो मरने वालों में से किसी के नहीं है, अनजान है। यानी कि शक यही था कि ये कातिल के फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं। अब उसके बाद उन्होंने घर की छोटी छोटी चीज़ों को टटोलना और देखना शुरू किया कि इस घर में है क्या क्या। तो ये करते करते आखिरकार जब तलाशी ले रहे थे तभी एक शर्ट पर उनकी नज़र पड़ी, एक कमीज़ पर, और उस कमीज़ पर खून के धब्बे थे और वो कमीज़ बेड के नीचे था। तो उन्हें लगा कि पक्का ये कातिल जो है, जिस तरीके से मारा, घर में खून ही खून था, तो ये उसी की कमीज़ या शर्ट हो सकती है। और फिर उसने इस शर्ट को उतार दिया होगा क्योंकि बाहर भी जाना, लोग खून से सनी कमीज़ में देखेंगे तो शक हो जाएगा। तो फिर उन्होंने ध्यान दिया कि उसी बेड के पास एक और शर्ट और उस पर भी खून लगा हुआ है। अब दो कमीज़ उनके हाथ में है, लेकिन उस कमीज़ से कातिल तक कैसे पहुंचे? तभी उन्होंने उस शर्ट और उस कमीज़ को ध्यान से देखा तो देखा कि उस कमीज़ के ऊपर एक लॉन्ड्री का मार्क है। धोबी जहाँ पे भी आप कपड़े धुलवाते हैं तो कपड़े एक दूसरे से मिल न जाए, तो इसलिए वो एक मार्क लगा देते हैं। तो वो लॉन्ड्री का मार्क था। तो उन्होंने देखा पहली शर्ट जो मिली थी उसके ऊपर लिखा हुआ था AI और बीच में कुछ जो अल्फ़ाबेट थे वो उसको काट दिए गए थे और आखिर में Z। तो सिर्फ 3 शब्द थे, AI एंड Z, और Z और AI के बीच में एक दो शब्द ऐसे थे जिसको शायद जानबूझ के हटाया गया था ताकि कोई पहचान ना सके कि ये है क्या। जो दूसरी शर्ट मिली उनको उसमें था AI और SBH, इसके भी एक शब्द बीच से गायब थे। तो अब दो कमीज, दोनों पे लॉन्ड्री का मार्क और उस मार्क पे AIZ और AISBH। अब जब ये कमीज देखी तो वैद्यनाथ सामी साहब, शेरलॉक होम्स अपने, उन्हें यकीन हो गया कि ये कमीज कातिलों की है। और फिर उन्होंने घर की इधर उधर तलाशी ली तो देखा कि अलमारी सारा रैनसेक्ड है, घर इधर उधर बिखरा हुआ है, ज्वेलरी बॉक्स सारे खाली हैं, कैश जहाँ तिजोरी थी वो भी खाली है। तो समझ गए कि ये रॉबरी का मामला है, लेकिन हो सकता है रॉबरी दिखाने की कोशिश भी की जा सकती है। अब दो कमीज़ और लॉन्ड्री का एक मार्क, और वो भी आधा अधूरा बीच से काट दिया गया ताकि वो पहली सुलझ ना सके। अब इसी के सहारे उन्हें कातिलों की तलाश करनी है। तो सबसे पहले उन्होंने पता करना शुरू किया कि अच्छा इनका रूटीन क्या था, कल रात को क्या हुआ, सुबह क्या हुआ। तो पता चला कि ये जो पूरी फैमिली थी ये एक रात पहले डिनर के लिए बाहर गई थी, उसके बाद रात को लौट आई, फिर घर में ही थी, और उसके बाद सुबह हुआ, दूध वाला आया, तो रात से लेकर सुबह तक की फिर कोई और कहानी नहीं थी।
दूध वाले ने घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला नहीं, दूध वाला चला गया। तो अब कुल मिला के कहीं से कोई जानकारी, कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि कातिल कौन हो सकता है। पूछताछ की गई। अब बिजनेसमैन से तो बहुत सारे दुश्मन भी होंगे, लेकिन जो बाकी रिलेटिव थे उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दुश्मन नहीं जिसका नाम लिया जा सके। बाकी बिजनेस राइवलरी हो सकती है, लेकिन ऐसा जो जान ले ले, वो भी पूरे परिवार का, उसमें भी 4 साल का बच्चा है, उनका पोता, उसकी भी जान ले ले, ऐसा दिखता नहीं है। वैद्यनाथ स्वामी साहब अपने केस में लगे हुए और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये सिर्फ मामला रॉबरी का नहीं है, ये कोई ऐसी दुश्मनी का बदला है जिसको दुश्मन ने लिया है और रंग कुछ और दिखा रहा है। लेकिन उस दुश्मन तक पहुंचे कैसे? तो सिर्फ 2 शर्ट और उस शर्ट पर लॉन्ड्री का मार्क। उन्होंने अपनी टीम को लगाया और उन्होंने कहा कि एक काम करो, पहले तो इसी इलाके के आसपास के जो सारे हैं, गाम देवी के आसपास कितने लॉन्ड्री वाले, उनका पता करो क्या किसी का मार्क इस तरीके के अल्फ़ाबेट से होता है। गाम देवी के आसपास उन्होंने पूरा छान मारा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये कहीं से मिला ही नहीं कि ये कोई मार्क ऐसा इस्तेमाल करता हो। अब उन्होंने कहा कि चलो और देखते हैं बाहर निकल कर इस इलाके के। तब उन्होंने आसपास के और इलाकों को देखने शुरू किए, तो भी नहीं मिला। लेकिन तफ्तीश जारी रही, क्योंकि उनकी ज़िद थी कि ये लॉन्ड्री मार्क किसी न किसी लॉन्ड्री शॉप से ही इसकी पहली कुछ सुलझेगी। और आखिरकार ढूंढते 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 शहर के 12 ऐसे लॉन्ड्री मिले जो इस तरीके का मार्क लगाकर अपने कस्टमर को कपड़े दिया करते थे। अब उन 12 लॉन्ड्री को सर्च करना था। एक एक करके सर्च करना शुरू किया गया, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन आखिरकार उन 12 में से एक लॉन्ड्री वाले से एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँची तो उसने वो मार्क देखा। उसने कहा, साहब ये हमारी शॉप का है। इस लॉन्ड्री शॉप का नाम था JMSC लॉन्ड्री मार्क। तो JMC लॉन्ड्री मार्क, इस शॉप ने कहा कि हाँ ये मार्क हमारा है। उनको दिखाया गया, उसने कहा कि ये पूरा नहीं है, कटा हुआ है। AIZ नहीं, इसके बीच में एक और शब्द है, और AISBH नहीं, इसके बीच में भी एक और शब्द है। तो उन्होंने कहा बताओ देख कर। अब वो कस्टमर की डिटेल होती है, किसकी मार्क है, उसका नाम का एक वो लोग रखते हैं। तो उन्होंने निकालना शुरू किया, और जब निकालना शुरू किया तो उन्होंने कहा, साहब हमारे लॉन्ड्री के शॉप के बराबर में ही 2 कस्टमर हैं जो अक्सर अपने कपड़े यहाँ धुलवाते हैं, और ये दोनों मार्क हमने उन्हीं को दिए थे। अब वो 2 नाम बताते हैं। जैसे ही 2 नाम बताते हैं, उनमें से एक नाम सुनकर वैद्यनाथ स्वामी, उनकी आंखों में एक चमक आती है। कहते हैं चलो एक और केस सुलझ गया। इसके बाद जो 2 नाम थे उनको ढूंढा गया, घर पे मिले नहीं। करीब 12 दिन लगे, उनके पीछे लोगों को लगाया गया, और फरार थे तो यकीन हो गया कि वही दोनों कातिल हैं। 12 दिन के बाद आखिरकार दोनों हाथ आए, और जब हाथ आए तो दोनों ने कहानी सुनाई। दरअसल लॉन्ड्री वाले ने जो 2 नाम बताए थे, उसमें से एक नाम था बाकर हसन और दूसरे का नाम था असद। असद नाम सुनने के बाद वैद्यनाथ स्वामी चौंके नहीं, लेकिन बाकर हसन का नाम सुनकर वो चौंक उठे। इसलिए कि इस कत्ल की तफ्तीश करने के दौरान उन्होंने चूना वाले के परिवार, उनके मुलाजिम, उनके घर आने जाने वाले हर एक लोगों की पूछताछ की, उनके नाम पते नोट किए थे, और उसी दौरान उन्हें एक नाम पता चला था। वो नाम था बाकर हसन का, जो उनका पूर्व ड्राइवर था। पहले कभी ड्राइवर रहा, लेकिन किसी बात पर झगड़ा हो गया, उसकी शायद ड्यूटी ठीक नहीं थी, और चूना वाले ने उसे उसके पैसे देकर उसे गुड बाय कह दिया कि अब तुम्हारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकर हसन को लगा था कि उसके पूरे पैसे नहीं मिले हैं, तो एक रोज़ वो पैसे मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा हमने तुम्हें सारे पैसे दे दिए। और जब वो दूसरी बार पैसे मांगने के लिए गया था, तब उसके साथ उसका कज़न था जिसका नाम असद था। तो बाकर हसन ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे जितने पैसे निकलते थे उससे डबल तुम्हें पैसे दिया, लेकिन अब तुम इस घर में मत आना और अपनी सूरत मत दिखाना। कज़न के सामने चूना वाला के मुंह से ये शब्द सुनकर बाकर हसन को बेइज्जती महसूस हुआ, और उसने कहा कि मेरे कज़न के सामने इस तरीके से मालिक ने मेरे बारे में बोला है, और बस ये बात उसके दिल में बैठ गई। उसने कहा कि इसका बदला लूँगा। फिर उसने अपने कज़न को तैयार किया, बोला इस बेइज्जती का बदला लेना है,
और इसी के बाद 23 अक्टूबर 1967 को उसे चूँकि मालूम था, लंबे वक्त तक ड्राइवर रहा था, घर का रूटीन क्या होता है, ये दोनों घर के अंदर दाखिल होते हैं देर रात, और दाखिल होने के बाद एक एक कर चारों को तेज़ धार हथियार से मारते हैं। उसके बाद घर में रखे करीब लाखों रुपए के उस वक्त के जेवर और कैश 10,000 रुपये, 10,000, 1967 बड़ी रकम थी, वो सारी चीज़ें लेते हैं। फिर अनाड़ीपन उन्हें लगता है कि कत्ल कर दिया, लाश ना मिले तो इसको जला देते हैं। तो उन्होंने घर में जितने न्यूज़पेपर थे उसको इकट्ठा किया, घर में जितने कपड़े थे, चादर थे, उन सबको इकट्ठा किया और चारों लाशों पर रख दिया। और उसके बाद पहले माचिस से आग लगाई, फिर उधर सिलेंडर को ऑन कर दिया था कि गैस ऑन हो तो ये आसानी से जल जाए और क्या पता घर ही उड़ जाए। फिर इन दोनों को ख्याल आया कि हम दोनों जिस शर्ट में यहाँ आए थे कत्ल करते वक्त वो पूरी कमीज़ खून से सन गई है। तो इन्होंने अपने दोनों कपड़े उतारे, शर्ट को उतार कर बेड के नीचे फेंक दिया, अलमारी खोली और इत्तेफाक से उस अलमारी में नई कमीज़ चूनावाला की, वो भी लॉन्ड्री से धुल कर आई थी, उन्होंने उसको पहना और पहनने के बाद वो चले गए घर से। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो पूछा गया कि अच्छा ये बताओ कि अगर तुमने लॉन्ड्री के मार्क को मिटाने या काटने की कोशिश की थी, पूरा नहीं, एक दो शब्द, तो उससे अच्छा तुमने ये शर्ट को जला ही क्यों नहीं दिया था? तुमने ये इतना अगर दिमाग में था कि इस लॉन्ड्री मार्क से तुम पकड़े जाओगे तो शर्ट को या तो साथ ले जाते या जला देते। तो तब वैद्यनाथ स्वामी भी हैरान रह गए। उन दोनों ने कहा कि हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि कोई ऐसा लॉन्ड्री का मार्क हम अपने साथ शर्ट में लेकर घूम रहे हैं जो हमारे पकड़े जाने की वजह बन सकती है। ये मार्क तो पहले अपने आप ही मिट गया या टूट गया, वो धागे का वो था, हट गया दोनों कमीज से, असद के भी और बाकर के भी। तो बोला हमने कुछ किया ही नहीं था, हमें तो अगर ज़रा सा भी होता कि इस मार्क से हम पकड़े जाएंगे तो हम इस शर्ट को पहले जलाते या अपने साथ ले जाते। तो वो एक एक्सीडेंटल था, जानबूझकर हमने उसका कोई अल्फ़ाबेट छेड़ने की कोशिश नहीं की थी, हटाने की कोशिश नहीं की थी। खैर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। 4 नवंबर 1968, 4 नवंबर 1968 को कोर्ट ने 4 कत्ल के मामले में बाकर और असद इन दोनों को सजाए मौत सुनाई। ये वैद्यनाथ स्वामी का आखिरी केस था, क्योंकि इसके बाद वो 1939 में सर्विस में आए थे और फिर वो रिटायर हो गए एक डीसीपी के पोस्ट से। आखिरी केस चूनावाला का केस, और वो केस जिसमें उन्होंने न सिर्फ लॉन्ड्री मार्क से एक केस को सुलझाया बल्कि दोनों कातिलों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया। तो वैद्यनाथ स्वामी का ये रूप या उनके बारे में ये असलियत मुझे नहीं मालूम, आप में से कितने लोग जानते होंगे। उषा उथुप को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उषा उथुप के पिता शेरलॉक होम्स, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। कभी अगर मेरी मुलाकात हुई उषा उथुप जी से, हालांकि 2-3 शोज़ में मैंने उनको देखा है, लेकिन अगर कभी मुलाकात हुई तो मैं ज़रूर स्वामी साहब के बारे में उनकी ज़ुबानी कुछ कहानी सुनने की कोशिश करूँगा और फिर आप तक पहुँचाऊँगा। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही सिलसिला। आज मुकेश का जन्मदिन है। मुकेश के बारे में क्या बोलूँ, बस ये समझ लीजिए कि मेरी क्या ज़रूरत है क्या नहीं है ये सब मुकेश को पता होता है। बड़ा प्यारा बच्चा है और बहुत होशियार है, टैलेंटेड है, और हमेशा अच्छे रहो मुकेश। हैप्पी बर्थडे। आंटी को तंग कम किया करो तुम, और बाकी ठीक है, आज तुम्हारा बर्थडे है तो एंजॉय अपना बर्थडे और खुश रहो, ऐश करो, यही दुआ है मेरी। इसके अलावा राजन साहनी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राजन। साथ ही इकराना खान, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे इकराना। और ये आमीन खान की बिटिया हैं मेवात से। अक्षय सिंह, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अक्षय। और ये रितु सिंह के भाई हैं, रांची से भेजा है इन्होंने। महेश, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे महेश। और ये विभू प्रसाद जी के बेटे हैं। साथ ही अंजलि का भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे अंजलि। और ये हरीश भाई की बिटिया है। नरेंद्र सिद्धू साहब ने एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा अंजन कुमार ने कहानी की फरमाइश की है।
नमिता, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा गुंजन कुमार, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए। अनिरुद्ध, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए। और इसके अलावा प्रभात, थैंक यू सो मच, और आपकी कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। तो कहानी में तो आज इतना ही है। अब आपसे मुलाकात वैसे होगी मंडे को कहानी में, लेकिन कल संडे को आज तक पर क्राइम कहानियाँ विद शम्स रात 11 बजे आपसे मुलाकात हो सकती है। तो आज तक पर आइएगा और सुनिएगा। और वैसे किसी नई कहानी के साथ मंडे को मिलेंगे। आज से T20 भी शुरू हो रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच। 3 T20 होना है, एक आज है और एक कल है। अच्छा है, कल संडे सही गुजरेगा। और फिर इसके बाद 3 ODI है। रोहित और विराट वापस आएंगे वर्ल्ड कप के बाद। तो अच्छा है, अभी कुछ दिनों मैच चलेगा। उधर पेरिस में अपना ओलंपिक भी शुरू हो गया। हालांकि आज शूटिंग में हमारे 2 जो मिक्स का था, उसमें उम्मीद थी कि शायद एक टीम मेडल लाएगी, लेकिन अफसोस दोनों ही फाइनल में पहुंचने से पहले ही बाहर हो गए। पर कोई नहीं, आज पहला ही दिन है और उम्मीद है कि इस बार हम लोग ओलंपिक में ज़्यादा मेडल जीत कर आएँ। तो यही दुआ है, और इसी दुआ के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।